everyone and welcome to today's video। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ एनालिसिस हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं और इस एनालिसिस में दो अप्रोच ऐसी हैं जो मोस्टली परफॉर्म करी जाती हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक and these are fundamental analysis and technical analysis। जहां पे fundamental analysis के अंदर आप fundamentally एक स्टॉक को स्टडी करते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हो, देखते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, किस सेक्टर के अंदर काम करती है और किस तरीके का बिजनेस मॉडल है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखकर ये देखते हो कि आने वाले टाइम में किस तरीके से एक कंपनी परफॉर्म करने वाली है। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस लेट्स यू नो कि आपको किस स्टॉक और किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप स्टॉक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो एंड फॉर दैट यू नीड टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज इफ यू वांट मैक्सिमम रिटर्न्स आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक इन्वेस्टमेंट के पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स इन प्राइस एक्शन, इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड डिमांड एंड सप्लाई। नाउ when we talk about technical analysis then there are 5 technical indicators that you must know और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 technical indicators के बारे में बात करने वाले हैं जो technical analysis perform करते वक्त काफी ज्यादा जरूरी हैं और बेसिक हैं। So if you want to know that how you can perform a technical analysis before investing in the stock market then keep watching this video till the end and also a quick reminder अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो एंड आई विल टेल यू द 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट यू मस्ट नो। सो दीस 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स आर फर्स्ट सिंपल मूविंग एवरेज, सेकंड मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, third relative strength index, fourth on balance volume and fifth Bollinger Bands। Now if you don't know even the basic of technical analysis तो ये indicators समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और उसके बाद अपनी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो आई होप आप इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को जरूर समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और पैटर्न्स को यूज करके हिस्टोरिकली एक स्टॉक के प्राइस ने किस तरीके से परफॉर्म किया है उस बेसिस पर एक स्टॉक के फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। नाउ अ टेक्निकल इंडिकेटर हेल्प्स अस टू नो वेदर अ स्टॉक इज ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, मतलब एक स्टॉक को कितना ज्यादा बाय किया गया है और उसे कितना ज्यादा सेल किया गया है, ये हम एक टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू समझ सकते हैं। और यहीं पे डिमांड एंड सप्लाई का भी जो अप्रोच है वो आ जाता है बिकॉज व्हेनेवर अ स्टॉक इज ओवरबॉट दैट मीन्स कि उसकी डिमांड स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है एंड व्हेनेवर अ स्टॉक इज सोल्ड इन द मार्केट एक्सेसिवली देन दैट इंडिकेट्स दैट द इन्वेस्टर्स डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडिकेटर दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। नाउ सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर एक स्टॉक के रीसेंट प्राइसेस का एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद उसे नंबर ऑफ टाइम पीरियड से डिवाइड किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। SMA is equals to A1 plus A2 plus AN that is n number of times upon n, जहां पे A का मतलब प्राइस है, N का मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है। अब बात आती है कि आप किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। तो देखिए जब भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हायर होता है देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है जिसे गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लोअर होता है देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन ट्रेंड जिसे हम डेथ क्रॉसओवर भी कहते हैं। नाउ टू स्पॉट recent price movements and long term trend reversal, moving average is a very good technical indicator। एक स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यह हम सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू काफी आसानी से समझ सकते हैं।
Now let's talk about our second technical indicator, which is MACD, moving average, convergence and divergence. Now MACD is a simple theory. It indicates the relation between two exponential moving averages. Now how can you use MACD? MACD estimates the discrepancy between a 26-day and a 12-day exponential moving average of the stock price. Now जब MACD higher होता है than the 9-day exponential moving average, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है. वहीं अगर MACD लोअर होता है देन द 9-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देन दिस इज अ बेरिश इंडिकेशन, जिसका मतलब होता है दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, व्हिच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. नाउ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेजर्स द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टॉक्स रीसेंट प्राइस चेंजेस. मतलब किस स्पीड और किस मैग्नीट्यूड से स्टॉक के प्राइसेस रिसेंटली चेंज हुए हैं, इस चीज को एस्टिमेट करता है, कैलकुलेट करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. इट इज अ ऑसिलेटिंग ट्रेंड इंडिकेटर व्हिच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई बुलिश एंड बेरिश सेंटिमेंट्स. नाउ टू यूज दिस टेक्निकल इंडिकेटर, व्हाट वी डू, इसके अंदर एवरेज गेन्स और एवरेज लॉसेस ऑफ 14 लिमिटेड पीरियड्स को डिटरमिन किया जाता है. And then it is seen that the price movement is positive or negative. The strength of the stock when the price rises and the strength of the stock when the price decreases is measured by relative strength index. Now इन्हीं results को एक trader compare करके with the price activity ये determine कर सकता है कि आने वाले time पर एक stock जो है वो कैसा perform करने वाला है in the market. Now how can we use RSI, that is relative strength index? The value of this oscillating indicator varies between 0 to 100. अब जब भी RSI की जो वैल्यू होती है वो 70 से नीचे या फिर इक्वल टू 70 होती है, तो ये माना जाता है that the stock is overbought. और जब भी ये वैल्यू 30 से नीचे होती है तो ये मानते हैं that the stock is oversold. और RSI यानी कि relative strength index और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स को अगर आप साथ में यूज करते हो, then you can really improve your investing and trading activities. चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड इंडिकेटर की, that is on balance volume यानी कि OBV. इसके अंदर हम वॉल्यूम फ्लो को जो है एस्टिमेट करते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं एक स्टॉक के ट्रेंड को, यानी कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में चलने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में चलने वाला है. नाउ दिस इंडिकेटर स्टडीज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट टू प्रेडिक्ट दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो बुलिश और बेरिश. इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें अकम्पनी किया जाता है विद हाई एंड लो वॉल्यूम्स एज द ट्रेंड सपोर्टिंग इंडिकेटर. OBV को यूज करके हमें ये पता चलता है कि एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है वो कैसा रहने वाला है, एंड दिस वी नो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम्स. नाउ बिफोर वी सी कि हम OBV को यूज कैसे करते हैं, उससे पहले अकॉर्डिंग टू जोसेफ ग्रैनुअल जो कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि एक स्टॉक का जो वॉल्यूम होता है वो हमें प्राइस ट्रेंड से पहले पता चल जाता है. ही बिलीव्ड कि जब भी एक स्टॉक का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस इंक्रीज इन द वॉल्यूम का डायरेक्ट असर होता है प्राइस पे ऑफ द स्टॉक, एंड द स्टॉक आल्सो टेंड्स टू शो a big move. When the volume on uptrend days is higher than the volume on downtrend days, तो जो OBV होता है वो हाई होता है, और जब volume on uptrend days is lower than the volume on downtrend days, then the OBV is down. जब on balance volume indicator ज्यादा होता है तो वो एक favorable volume को indicate करता है, जिसका मतलब होता है कि आने वाले टाइम में जो प्राइस मूवमेंट्स रहने वाले हैं स्टॉक के वो ऊपर रहने वाले हैं. When there is an increase in the on balance volume indicator, तो वो ये इंडिकेट करता है that there is favorable volume pressure and the prices of the stocks are going to increase. वहीं जब on balance volume indicator नीचे जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि unfavorable volume pressure है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा सकते हैं. Now according to Granville theory, वो ये कहते थे कि एक स्टॉक का जो वॉल्यूम मूवमेंट होता है वो हमें उसके प्राइस मूवमेंट से पहले पता चल जाता है. जब OBV इंक्रीज होता है और अगर एक स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन कर रहा है या स्टेडी है तो OBV के इंक्रीज होने पे जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है. वहीं जब OBV डिक्रीज करता है और अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई है या फिर स्टेडी है तो उस केस में देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स कैन गो डाउन. नाउ ट्रेडर्स को हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ऑन द OBV लाइन ट्रेड. सबसे पहले दे शुड डिफाइन द OBV ट्रेंड एंड चेक वेदर द करंट ट्रेंड इज इन सिंक विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी और नॉट. सेकेंड, उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चेक करना चाहिए. और थर्ड, OBV लेवल वैरी करता है वंस दीज लेवल ब्रेक्स.
आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए that the OVB is always based on the closing prices. Now let's discuss our last technical indicator, that is Bollinger Bands. Now this technical indicator tells us if the stock is overbought या फिर oversold हुआ है. अगर एक स्टॉक अपर बैंड पर ट्रेड कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है that it is overbought, और अगर वो लोअर बैंड पर ट्रेड कर रहा होता है then that means that it is oversold. जब एक स्टॉक अपर बैंड पर होता है और लोग उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि एक स्टॉक जब लोअर बैंड पर ट्रेड कर रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि हम स्टॉक प्राइस के अंदर एक रिबाउंड को देख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दीज 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स विल हेल्प यू व्हाइल एनालाइजिंग द स्टॉक्स। I know it is little difficult to understand these technical indicators, but keep trying. Thank you so much for watching, guys. I'll see you in the next video.